नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। चंद अहम चीज़ें हैं जो आपके सामने और अपने मेहमानों के सामने रखूँगा। सियासी अदम इस्तेहकाम जो मुसलसल अदम एतमाद की तहरीक के बाद शुरू हुआ, वैसे तो पहले से भी चल रहा था दोनों तरफ, लेकिन अदम एतमाद की तहरीक के बाद जल्द से जुलूस लॉन्ग मार्च का सिलसिला चलता रहा। तो ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ, इससे मईशत और पाकिस्तान की गवर्नेंस को क्या नुकसान पहुंचा, इस पे बात करेंगे। इसके अलावा अहम तैनाती को मुतनाज़ा बनाया गया, अपॉइंटमेंट के सिलसिले में एक हैजान की कैफियत पैदा हुई। जाहिर है, कहते हैं लोग, इसका असर भी पाकिस्तान की मईशत को पहुंचा है, और मईशत को नुकसान पहुंचने का मतलब है कि बराह रास्त गरीब आवाम को नुकसान पहुंचता है। तीसरी अहम चीज़ है जो डिस्कस करेंगे, और वो है कि इमरान खान का हुक्म कि वो सूबों को तहलील कर रहे हैं, और हुकूमत का दावा कि वो ख़ास तौर पर पंजाब की हुकूमत की तब्दीली करने जा रहे हैं। इसमें आइनी और क़ानूनी क्या नुकात हैं, ये हम सामने रखेंगे, और क्या कैफियत पैदा होगी, हालात पैदा होंगे, इस पे बात करेंगे। मेरे तीन अहम एक्सपर्ट इस हवाले से हैं। जनाब डॉक्टर फ़र्रुख सलीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, माहिर मईशत मौजूद हैं हमारे साथ। इफ्तिखार अहमद साहब, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार, आपका ही बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ हैं इरफान कादिर साहब, साबिक़ सेक्रेटरी कानून, साबिक़ अटॉर्नी जनरल, मामले खुसूसी बराए वज़ीर आज़म, उनका ही बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले इरफान कादिर साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपसे ये पूछना चाहूँगा सर कि इमरान खान साहब ने 2 सूबों को तहलील करने की बात की है, तो अगर वो कल ऐलान कर देते हैं, और अगर उनके चीफ मिनिस्टर ये हुक्म मानते हुए सूबे तहलील करने की समरी गवर्नर साहब को पहुँचा देते हैं, तो एक तो सर क्या इसका तरीक़ेकार होगा, और दूसरा कि क्या इसके बाद जनरल इलेक्शंस पूरे पाकिस्तान में ड्यू हो जाएगा सर? जी इरफान कादिर साहब। यहाँ पे सूरत हाल जो है ना, पंजाब में मुख्तलिफ है और खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ है। पंजाब में जो हुकूमत इस वक्त आई है, वो सुप्रीम कोर्ट के एक हुक्म की वजह से आ गई थी, और वो भी हुक्म ये था कि जिन अराकीन के बारे में कहा गया कि उन्होंने इनराफ किया अपनी पार्टी लॉयल्टी से और वोट से, तो उनके वोट्स जो हैं कहा गया कि वो काउंट नहीं होंगे। और जबकि इलेक्शन चीफ मिनिस्टर का हो चुका था और हमजा शहबाज शरीफ जो है वो ओवरवेलमिंग तरीके से उस इलेक्शन में कामयाब हो गए थे, तो बाद में रिट्रोस्पेक्टिवली एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो कि आइन को रीराइट करने के मुतरादिफ है, और 2 जजेस ने ये बात की है। मैं समझता हूं कि अगर गवर्नर साहब, चूंकि उन्होंने ओथ उठाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, अगर परवेज इलाही साहब उनको एडवाइस करें और गवर्नर साहब समझे कि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी गलत था, और ये गवर्नर जो है चीफ मिनिस्टर जो है ये वो चीफ मिनिस्टर नहीं है जो एडवाइस दे सकते हैं, तो चूंकि उन्होंने ओथ उठाया है गवर्नर साहब ने कि वो प्रोटेक्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, उन्होंने हरगिज ये ओथ नहीं उठाया कि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा हुक्म जिसके बारे में उनके अपने 2 जजेस कह रहे हैं कि ये रीराइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन है, और सुप्रीम कोर्ट को आइन में न तो तरमीम का इख्तियार है, ना वो आइन में कोई इंसर्शन कर सकते हैं, ना वो कानून साजी कर सकते हैं। तो गवर्नर हक बजानिब होंगे कि वो रिफ्यूज कर दें कि हम इसको नहीं, आपके मशवरे पे हम अमल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उनको कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मजबूर करेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट जो है वो फायक है, वो सुप्रीम कोर्ट के उन 3 जजेस के ऑर्डर के बारे में, जिनके बारे में कि 2 जजेस खुद भी कह चुके हैं कि वो रीराइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन के मुतरादिफ है, और आइन में कहीं ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट करें। हाँ, अगर KPK में एडवाइस इस तरह की आती है, तो वहां पे गवर्नर पाबंद होंगे कि वो असेंबली को डिसॉल्व कर दें। अच्छा सर, मैं यहाँ पर अपनी मालूमात और अपने लोगों की मालूमात के लिए आपसे एडवाइस चाहूँगा कि देखिए सर, अगर मामला वोटिंग पे जाता है
और मेंबरान वोट डालते हैं मसलन दूसरी पार्टी को, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पाबंदी लगाई है कि वो वोट काउंट नहीं होगा और वो डिस्क्वालीफाई भी होंगे। लेकिन जो समरी है, एडवाइस है असेंबली तोड़ने की, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में वजीर आला का हक है सर। अगर वो ये समझते हैं कि ये असेंबली को मुझे तोड़ देना चाहिए, वजूहात के ऊपर मैं बाद में बात करूंगा आपसे, लेकिन ये तरीक़ेकार तो ऑलरेडी मौजूद है ना सर कि वजीर आला अगर एडवाइस करें और गवर्नर उसका पाबंद होता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि मेरे नजदीक परवेज इलाही साहब जो है वो सिर्फ डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर हैं, डिजोरे नहीं है। वो डिजोरे चीफ मिनिस्टर नहीं है, डिफेक्टो हैं। लिहाजा गवर्नर जो है वो डिजोरे हैं। तो डिजोरे गवर्नर डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर की एडवाइस को इस चीज पे रद्द कर सकता है कि आप डिजोरे चीफ मिनिस्टर ही नहीं है तो आप एडवाइस कैसे कर रहे हैं? तो सर इसको थोड़ा सा हम एलोबरेट करेंगे सर, ये डिफेक्टो और डिजेरो। मैं करता हूं जी सर। ये लातीनी जुबान के लफ्ज हैं। डिजोरे का मतलब होता है इन लॉ और डिफेक्टो का मतलब होता है इन फैक्ट। आज ऑन द ग्राउंड वो वजीर आला के फराइज जरूर अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने अपनी एक रेट एस्टैब्लिश की हुई है, फैक्चुअली चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, लेकिन कानूनी हैसियत उनकी नहीं है चीफ मिनिस्टर की। और गवर्नर जो है उसने देखना है कि जिस शख्स ने एडवाइस किया है कि इसको डिसॉल्व किया जाए, वो एडवाइस जो है वो कानूनी हैसियत है कि नहीं चीफ मिनिस्टर की। अगर गवर्नर ये लिख देते हैं कि इनकी कानूनी हैसियत नहीं है, और अगर वो ये भी लिख देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस का फैसला सही था जिन्होंने कहा था कि ये रीराइट किया कॉन्स्टिट्यूशन 3 जजेस ने, तो फिर गवर्नर और वो 2 जजेस जो हैं उनकी उनका जो राय है या उनके जो फेल होगा वो आइन के मुताबिक होगा। तो इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला कौन करेगा कि सुप्रीम कोर्ट? इसका फैसला आइन करेगा डॉक्टर साहब, आइन करेगा। आइन में ये चीज लिखी ही नहीं है कि वोट काउंट नहीं होंगे। ये कहां लिखा है आइन में कि वोट काउंट होंगे? सुप्रीम कोर्ट को अपने दायरा इख्तियार में रहना चाहिए। क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 175 साफ तौर पे कहती है कि किसी अदालत को इख्तियार नहीं होगा ऐसी चीज करने का जिसका इख्तियार आइन और कानून में उसको स्पेसिफिकली तफवीज ना किया गया हो। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट को यह इख्तियार तफवीज नहीं किया गया कि वो आइन में शिकी ऐड करते फिरे। ठीक है, मैं आगे कोई भाम नहीं है। मैं आगे चल के इस इशू पे मजीद आपसे राय लूंगा। मैं जरा आ जाता हूँ सीनियर हमारे सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं, इफ्तिखार अहमद साहब, क्योंकि मईशत का मामला आखिरी में लूँगा मैं, तो हमारे साथ माहिर माशियात जनाब डॉक्टर फ़र्रुख सलीम साहब भी हैं। इफ्तिखार अहमद साहब कैसे देखते हैं? 2 चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। एक तो ये कि यकीनन सियासी अदम इस्तेहकाम मुआशी अदम इस्तेहकाम पैदा करता है। अदम एतमाद की तहरीक से लेकर 26 नवंबर तक इमरान खान की सियासी हिकमत अमली में उनको फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? एक तो मैं ये पूछूंगा। और क्या इस अमल ने पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाया या नहीं पहुंचाया? देखिए, जहाँ तक इमरान खान की सियासत का ताल्लुक है, उसको फ़ायदा हुआ और उसने अप्रैल से ही वो इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी जो किसी वक्त भी इसमें होगी। और उसने बहुत बहुत बड़े जलसे किए, लोगों के पास गया, लोगों से उसने रब्ता किया और अपने मुखालफिन को खुलेआम जितने भी बुरे लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकते हैं उनके बारे में कहे। और फिर वो इस हद तक चला गया कि उसने उस वक़्त के फ़ौज पाकिस्तान के सरबराह के बारे में भी ऐसे ख़यालात का इजहार किया गया जो आइनी तौर पर शायद उसको इजाज़त नहीं देते। फिर उससे भी आगे बढ़ गया। फिर उसने ये भी कहा कि ये जो तैनाती होगी उन लोगों की हो सकती है जो लॉयल हों, जिनके ऊपर शक ना हो, शुबा ना हो। और इसको भी वो ज़ेर बहस ले आया कि जो कुछ भी कह सकता था, कर सकता था, जो उसने किया। तो उसके हम लोगों ने, एंकर्स ने कहना शुरू कर दिया कि ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ पाकिस्तान। ये उसको फ़ायदा हुआ। आपने उसको मोस्ट पॉपुलर लीडर
के तौर पर तस्लीम कर लिया। अब इंतहा में जाके जो उसने फैसला किया रावलपिंडी में कि मैं दोनों असम्बलियाँ तोड़ने की तजवीज़ देता हूँ। असम्बलियाँ टूटी नहीं हैं अभी, और इरफान कादर साहब ने एक नया मसला खड़ा कर दिया है डी जोरो और डिफेक्टो का। अगर डी जोरो और डिफेक्टो का इशू है तो इसका मतलब है ये मामला फिर अदालत में जाएगा, और अगर ये मामला अदालत में जाएगा तो फिर तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तक ये बात नहीं पहुंचेगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाबंद होगा उस हतमी फैसले का जो गवर्नर के फैसले और इस डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर के फैसले के दरमियान तय किया जाएगा, तो तभी वो फैसला करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान महज एक कागज़ के लिखे जाने और उस कागज़ के तस्लीम किए जाने और न किए जाने के बारे में खुद फैसला नहीं कर सकता। तो एक नई सूरत हाल पैदा हो जाएगी। और जहाँ तक रही खैबर पख्तूनख्वा की बात, वो आज उस असम्बली को तोड़ दिया जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो बात मुझे समझ नहीं आ रही, और शायद मैं समझना नहीं चाह रहा क्योंकि इतना पढ़ा लिखा हूँ नहीं, कि दो घर बने बनाए गिरा के उनको असर नो तामीर करने का क्या फ़ायदा होगा। जो पीटीआई के अंदरूनी ग्रुप है, जो पॉलिसी साज अदारा है एक छोटा सा अंदर, वो कहता है कि हम इसलिए ये काम कर रहे हैं कि एक गैर यकीनी सूरत हाल मुल्क में मौजूद रहे और हम उस गैर यकीनी सूरत हाल का फ़ायदा उठा के अपनी इलेक्शन कैंपेन को जारी रखें और टीवी के ऊपर और अखबारात के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर अपनी जो स्पेस हमने हासिल कर ली है इसको रिटेन करें। एक बात। दूसरी बात, वो कहते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए हम दोनों जगह पे जीत जाते हैं और पहले के मुकाबले में बेहतर वोट ले जाते हैं, तो फिर इसका असर कौमी असम्बली पे इस तरह पड़ेगा कि ये असम्बलियाँ टूटने के बाद जब दोबारा बनेंगी तो ये 5 साल के लिए बनेगी, जबकि कौमी असम्बली की मुद्दत उसी वक्त ख़त्म हो जाएगी जब मौजूदा हुक्मरान उसके इलेक्शंस में जाएंगे। अगर हम इन दोनों सूबों में बेहतर पोजीशन हासिल करते हैं तो हुक्मरान जमात के लिए, पीडीएम के लिए उम्मीदवारों की तलाश भी मुश्किल हो जाएगी कौमी असम्बली के लिए, क्योंकि उनको ये खौफ होगा कि दोनों सूबों में पहले से ऐसी पार्टियां इक़्तिदार में आ चुकी हैं जिनसे उनका तसादम होगा। ये है उनकी सोच। अब इस सोच का क्या फ़ायदा होता है पाकिस्तान को पाकिस्तान की मईशत को, इसके बारे में मैं इतना नहीं जानता। हमारे पास हमारे बाशियात मौजूद हैं, उनसे ये बात की जाएगी। बहरहाल उनका जो प्रोग्राम है वो ये है। अब देखते हैं कि नताइज क्या निकलते हैं। ठीक है, मैं ज़रा डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब की तरफ आता हूँ। और ये जो सबसे पहले तो मैं इनसे ये पूछता हूँ कि ये जो अदम एतमाद की तहरीक के बाद, ज़ाहिर है आपकी निगाह उससे पहले भी थी, 3 साल 7 माह इमरान खान की हुकूमत, उससे पहले 2018 की हुकूमत और उससे पहले भी थी, लेकिन जो ये अभी 4-6-5 महीने की हुकूमत, फिर इसाक डार साए, ये आपने देखा। लेकिन जो मौजूदा हुकूमत को कह रहे हैं स्पेस नहीं मिल रहा है, वो अदम एतमाद की तहरीक की नाकामी के यानी कामयाबी के बाद इमरान खान साहब का मुसलसल सियासी हिकमत अमली कह लें या उनका जो अंदाज़ है, जलसे जुलूस और एक हैजान सी कैफियत, जिससे सब ये बात मुत्तफिक करते हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम है। तो सर, कितना नुकसान पहुंचा है इस सियासी अदम इस्तेहकाम से पाकिस्तान की मौजूदा मईशत को, और मजीद आप क्या देख रहे हैं? डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि देखिए, जैसे आपने प्रोग्राम में तरजीहात रखी हैं, सबसे पहले आपने कानून को डिस्कस किया, फिर आपने सियासत को डिस्कस किया और आखिर में आप मईशत को लेके आए हैं। यही सारा हाल हमारी हुकूमत का और हमारे मुल्क का और हमारे बाकी मीडिया का भी यही है। सही बात। मईशत इज द लास्ट प्रायोरिटी। हमारी मईशत जो है वो हमारी तरजीहात में से ही नहीं। इसलिए तो जिस मोड़ पे इस वक्त हम खड़े हैं माशी एतबार से, वो इसी का नतीजा है कि मईशत हमारी कभी भी तरजीह नहीं रही। अच्छा, अब एक बात ध्यान में रखिए कि माशी पॉलिसीज जो बनाई जाती हैं उनका असर जो है वो 6 महीने बाद, साल के बाद, 1.5 साल के बाद सामने आना शुरू होता है, जिसको इकोनॉमिक की जुबान में हम लैग टाइम कहते हैं। यानी कि पॉलिसी आई और फिर उसके असरात सामने आए। इस वक्त जो हमें नजर आ रहा है, चाहे वो
डिफॉल्ट के हवाले से जो बातें की जा रही हैं, करेंसी की क्राइसिस के हवाले से बातें की जा रही हैं, इनकी जो इब्तिदा है वो आप सोचिए कि 6 महीने साल पहले से इनकी जड़ें जो हैं वो हमें वहां नजर आना शुरू हो गई। जैसे सितंबर 2021 में हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं वो पीक पे पहुंच गए थे, तकरीबन 20-21 बिलियन डॉलर स्टेट बैंक के पास पड़ा था। और अब वो सितंबर 2021 के बाद मुसलसल गिरते अब वो 8 अरब डॉलर से भी कम रह गया है, जिसका मतलब ये है कि 22 करोड़ लोगों का ये मुल्क, और हमारे पास कोई 4 हफ्तों से ज्यादा की इंपोर्ट के पैसे नहीं बचे। जो दो बुनियादी बीमारियां हैं माशी एतबार से, वो बजट का खसारा है और वो तिजारत का खसारा है। तो जो बजट का खसारा पीटीआई की हुकूमत छोड़ के गई थी वो पाकिस्तान की 75 साल माशी तारीख का बुलंद तरीन खसारा था। जो तिजारत का खसारा पीटीआई छोड़ के गई थी वो भी पाकिस्तान की माशी तारीख का बुलंद तरीन खसारा था। और उन दो खसारों के नतीजे में आज हम देख रहे हैं जो हमें माशी एतबार से नजर आ रहा है। डॉक्टर साहब, मुझे जो बहुत ही सीरियस क्राइसिस नजर आ रही है अगले चंद महीनों में, उसको हम इकोनॉमिक्स की जुबान में कहते हैं करेंसी क्राइसिस। इसका मतलब ये है कि स्टेट बैंक के पास, हुकूमत पाकिस्तान के पास डॉलर के ज़खायर खत्म हो गए। अब जो ममालिक दरामदात के ऊपर बहुत बड़ा इन्हिसार करते हैं, जैसे पाकिस्तान है, हम पेट्रोल खरीदते हैं, डीजल खरीदते हैं, खाम तेल आता है, अद्वियात लेते हैं, LNG लेते हैं, गंदम इंपोर्ट करते हैं, कपास इंपोर्ट करते हैं। इन सब चीजों के ऊपर हमारी मईशत की बहुत बड़ी एक डिपेंडेंसी है। लेकिन हमारे पास अब डॉलर्स नहीं बचे हैं, क्योंकि जब हम ये इंपोर्ट करना चाहेंगे तो हमें डॉलर्स चाहिए होते हैं। वो डॉलर्स बड़ी तेजी से खत्म हो गए और दोबारा से उसके मुतालिक मुझे नजर नहीं आ रहा कि कोई भी जो फैसला साज इदारे हैं या शख्सियात हैं उनका कोई फोकस है उसके ऊपर। देखिए, इस हुकूमत को अप्रैल में ये हुकूमत आई है, मैं नहीं समझता हूं कि इमरान खान साहब की जो प्रोटेस्ट हैं, उनकी जो इंतशार फैलाने की टेक्निक्स हैं या कोशिश है, उसके नतीजे में हुकूमत को कोई रुकावट है अपनी माशी पॉलिसी सामने लाने की। पिछले 6-7 महीनों से आप देखिए कि 2 दफा तो वजारत खजाना में तब्दीली आई, वजीर खजाना तब्दील हुए हैं, लेकिन कोई माशी पॉलिसी जो है, जो प्रॉब्लम्स है हमारे सामने, उनके हल के हवाले से कोई भी माशी पॉलिसी डॉक्टर साहब सामने नहीं आई। जो बुनियादी इशू है कि जो डॉलर्स का इखराज है वो तकरीबन 100 अरब डॉलर का है सालाना के हिसाब। कोई 70-80 बिलियन की हम इंपोर्ट कर लेते हैं, 20-22 बिलियन में कि हमने कर्जाजात वापस करने हैं, तो इखराज बन जाता है 100 अरब का, और जो आमद है वो 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है और 30 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज हैं, वो 60 अरब डॉलर से ऊपर नहीं जाती। तो इखराज और आमद में जो फर्क रह जाता है वो इतना बड़ा है, उसको किस तरह पुर करना है, और उसके नतीजे में जो करेंसी क्राइसिस सामने आने वाली है। सर, थोड़ा सा सोल्यूशन दे दें हमें 1-1.5 मिनट में, ताकि फिर हम आपसे अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट में पूछ सके। सर, थोड़ा सा सोल्यूशन दे दें कि अगर आप वजीर खजाना होते। जरा सा अपने सवाल पे गौर करें। आपने कहा कि 1.5 मिनट के अंदर मैं सोल्यूशन दे दूं। देखिए, पिछले 25-30 सालों से हम 5-6 हजार अरब का सालाना खसारा करते हैं बजट में, 30-40-45 अरब डॉलर का खसारा कर रहे हैं तिजारत के हवाले से, और ये पिछले 25-30 साल से चलता आ रहा है। इसका सोल्यूशन अगले 1.5 मिनट में नहीं निकल सकता। ये जरूर है कि पहला स्टेप हमने जो उठाना है वो क्यों नहीं हुकूमत उठा रही। वो स्टेप क्या है सर, ये बता दें जरा, तो मैं फिर ब्रेक पे जाऊं। सर देखिए, वो स्टेप ये है कि जो हुकूमत के खसारे हैं, वो चाहे बिजली के एतबार से हों, जो बढ़ के कोई 2600 अरब पे पहुंच गए हैं, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के खसारे हैं, चाहे वो PIA है, पाकिस्तान स्टील है, पाकिस्तान रेलवेज है, प्राइवेटाइजेशन इस मुल्क में क्यों नहीं हो रही, कर्जाजात को उतारा क्यों नहीं जा रहा प्राइवेटाइजेशन के नतीजे में, ये सोच क्यों नहीं सोची जा रही कि कर्जाजात की कमी किस तरह लानी है, और जो इखराज और आमद में फर्क है उसको पुर किस तरह करना। ठीक,
ठीक है, मैं आगे चल के पूछूंगा एक बड़ा लेस। डॉक्टर साहब, जी मैं ब्रेक पे जाना है, मैं आऊंगा। जी मैं आपके पास आऊं या आप कुछ डॉक्टर साहब ब्रेक पे नहीं, मैं एक जाने से पहले एक बात पूछना चाहता हूं जरूर कि मुझे ये जानना चाहिए कि अगर हम ये बात कर लेते हैं और चीजें बेच भी देते हैं तो चीजें बेचने में भी तो कुछ वक्त लगेगा ना, तो क्या वो वक्त हमें इतना मौका दे देगा कि हम डिफॉल्ट से बच जाएं? ये डॉक्टर साहब से मैं आने के बाद क्वेश्चन रखता हूं, वो जवाब देंगे। मैं एक ब्रेक पे जाने से पहले एक बड़ा में बहुत आम सा एक क्वेश्चन रखता हूं जो लोग कह रहे हैं, इसके बारे में डॉक्टर फर्रुख ही बेहतर बता सकते हैं कि डॉलर को लोगों ने अपने घरों में बंद कर दिया है क्योंकि ब्लैक मनी बहुत है उन लोगों के पास, और वो अगर उसको मार्केट में लाते हैं तो उनसे ये पूछा जाएगा कि आप कहाँ से लाएं। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन अगर गवर्नमेंट ख़त्म कर दे तो डॉलर का मसला शायद बेहतर हो जाए। डॉक्टर साहब से पूछेंगे। और एक कुछ लोग कहते हैं कि अफगानियों के पास तो भर भर के लाए हैं अफगानिस्तान से और बैग में भरे हैं, और वो डॉलर वो मार्केट में ला सकते हैं बशर्ते कि उनसे ना पूछा जाए। तो ये एक बड़ा सा आम सा क्वेश्चन है, इसमें भी डॉक्टर साहब से पूछेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। जी इरफान कादिर साहब, दो क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक इफ्तिखार साहब ने भी पूछा था, अगर आप उसका जवाब दें ठीक। मैं जो सवाल रखना चाहता हूँ वो ये है सर कि अगर फ़र्ज़ कीजिए परवेज़ इलाही और KPK के वज़ीर आला दोनों ये कहते हैं कि इस वक्त हमारा सूबा बेहतरीन चल रहा है, कानून भी है, आइन भी है। इरफान कादिर साहब इस वक्त हमारे साथ नहीं है। अच्छा चलें, इरफान कादिर साहब जैसे ही आते हैं तो उनको आप ये तो उनको शामिल कीजिए, फ़ोन पे कांटेक्ट कीजिए। मैं जनाब डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब के पास पहले आ जाता हूँ। उन्होंने कहा था कि जी आप मईशत को आखिरी में रखते हैं, तो ज़रा डॉक्टर साहब एक तो सवाल पूछा है उन्होंने इफ्तिखार साहब ने, वो आपके सामने है। दूसरा मैंने एक सवाल किया था कि क्या ये कोई तरीका है सर, ये ब्लैक पे इन्होंने पूरा का पूरा डॉलर ब्लॉक किया हुआ है, बहुत है डॉलर मार्केट में लेकिन वो लाते नहीं है, वजह पूछा जाएगा। फिर अफगानी डॉलर के हवाले से क्या कहेंगे सर? जी डॉक्टर साहब, दो सवाल हैं इफ्तिखार साहब का डिफॉल्ट के हवाले से। मैं डिफॉल्ट के हवाले से बड़ा कैटेगोरिकली ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान किसी भी किस्म का डिफॉल्ट अनकरीब करने वाला नहीं है, और उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान के ऊपर जो बैरूनी कर्जा जात हैं वो तकरीबन 130 या 135 अरब डॉलर के कर्जा जात हैं, और उसमें से सिर्फ 9 या 10 बिलियन डॉलर के कर्जा जात ऐसे हैं जो हमने बॉन्ड फ्लोट करके रेज किए। जब हम डिफॉल्ट की बात करते हैं तो हमेशा हम बॉन्ड के डिफॉल्ट की बात करते हैं। जो बाकी कर्जा जात हैं, चाहे वो मल्टीलैटरल्स के हों, यानी कि IMF या वर्ल्ड बैंक से जो कर्जा आता है, उनके ऊपर डिफॉल्ट नहीं होता, उनका रीस्केड्यूलिंग होता। इसी तरह जो बायलैटरल होते हैं, जो चाइना से दिए गए हैं या बाकी मुल्कों ने हमें दिए हैं, उनके ऊपर भी डिफॉल्ट नहीं होता, उनके ऊपर भी रीस्केड्यूलिंग होती। तो डिफॉल्ट सिर्फ होती है बॉन्ड्स के ऊपर, और एक बॉन्ड जो है $1 बिलियन का, वो मैच्योर होने वाला है दिसंबर की 5 तारीख को, और मेरे पास मेरी इतलात के मुताबिक हुकूमत $1 बिलियन मुख्तस कर चुकी है। वो $1 बिलियन के बॉन्ड की पेमेंट होगी और किसी किस्म का डिफॉल्ट नहीं होगा। उसके बाद जो कैलेंडर ईयर है 2023, उसमें पाकिस्तान का कोई भी बॉन्ड मैच्योर नहीं हो रहा, तो डिफॉल्ट का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जो बॉन्ड मैच्योर हो रहा है वो 15 अप्रैल सन 2024 को $1 बिलियन का बॉन्ड मैच्योर होगा। वो पेमेंट होगी या नहीं होगी उसके मुताबिक अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो एक बात पक्की हो गई कि अगले 16 महीने के अंदर पाकिस्तान डिफॉल्ट करने नहीं जा रहा। डिफॉल्ट की खबरें गलत हैं। पाकिस्तान किसी किस्म का अगले 16 महीने तक कोई डिफॉल्ट नहीं होने लगा। जो आपका सवाल था उसका आसान जवाब ये है। नहीं, मेरा एक सवाल रह गया। मेरा ये सवाल था कि आप कहते हैं कि हमें तमाम चीज़ें फरोख्त कर देनी चाहिए, तो कब शुरू करेंगे इस मंसूबे को, इस पे कितना वक्त लगेगा और इसका फायदा फिर कब हम मिलेगा? तो सब मेरे तक आवाज पहुंची नहीं इफ्तिखार साहब।
इफ्तिखार साहब की आवाज़ जो है वो पहुंची नहीं है, तो ज़रा क्लियर करें ताकि उनकी आवाज़ पहुंचे। आप दोहरा दीजिए। जी इफ्तिखार साहब, आप जो कह रहे हैं वो ज़रा सा मुझे बताइए, मैं वो सवाल कर देता हूँ, उसका जवाब दे देते हैं। डॉक्टर दानिश, मैं ये कह रहा हूँ कि ये कहते हैं कि हम वो तमाम चीज़ों को अब फरोख्त कर दें जो बिला वजह हमने रोकी हुई हैं, वो कब फरोख्त होनी शुरू होंगी और कितना वक्त लगेगा और उसका क्या फ़ायदा होगा? जी वो पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब कि जी जो आपने कहा है कि जो फ़रोख्त करनी है जिन चीज़ों को, वो उसको फ़रोख्त कर देनी चाहिए, क्यों रोका हुआ है? तो एक तो ये कि इसमें कितना टाइम लगेगा और इसका क्या फ़ायदा होगा, मुख्तसर सर। डॉक्टर साहब, आप देखिए कि 2018 का बजट निकाल लें, 2019 का निकाल लें, पिछले 4-5 सालों के बजट जो आते हैं, हर साल हम कहते हैं कि हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे और वहां से 200, 300, 400 अरब रुपया जो है वो रेज करेंगे, लेकिन प्राइवेटाइजेशन किसी चीज की भी पिछले 3-4 सालों में नहीं हो पाई। ना पीटीआई की हुकूमत ने किसी एक चीज की प्राइवेटाइजेशन की है, उससे पहले PMLN की हुकूमत में कोई प्राइवेटाइजेशन मेजर हवाले से नहीं हुई थी। ये सारे इदारे जो हैं, ये आप समझिए कि रियासत पाकिस्तान के ऊपर जो सबसे बड़ा बोझ है वो इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान खुद से है, क्योंकि वो नुकसानात कर रही है, वो बिजली में नुकसान करती है, वो गैस में नुकसान करती है। आप सोचिए कि सिर्फ गैस के सेक्टर के अंदर कोई 4-4.5 अरब डॉलर की गैस या लीक हो जाती है या चोरी हो जाती है, और फिर हम कतर से जाते हैं और वही 3-4 अरब डॉलर उसको देते हैं और उससे LNG खरीद के लाते हैं। यानी कि अगर मुल्क के अंदर हम अपनी गैस लीकेज और चोरी को बचा लें तो हमें कतर को 3-4 बिलियन डॉलर नहीं देना। बड़ी बात है सर, बड़ी बात है। बहुत बड़े बड़े खसारे हैं, प्राइवेटाइजेशन का काम तो अभी शुरू ही नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है जी। इरफान कादिर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। इरफान कादिर साहब, 2 सवाल आपके सामने रखता हूँ। एक तो ये था सर कि जाहिर है कि दोनों असम्बली डिसॉल्व करने जा रहे हैं, इमरान खान, दोनों वज़ीर आला कहते हैं कि जी असम्बली पंजाब और KPK बहुत अच्छे हालात में है, आइन और कानून की वहाँ अमलदारी हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत अच्छा है, डेवलपमेंट हो रही है, आवाम को रोज़गार मिल रहा है। तो अगर कल ये कहते हैं और असम्बली जाती है तो ये मामला ज़ाहिर है जाएगा सुप्रीम कोर्ट में सर। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब देंगे सर असम्बली तोड़ने का? एक तो सर मैं ये पूछना चाहूँगा, और दूसरा सर हुकूमत कह रही है कि हम अब पंजाब में तब्दीली लाना चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद कि वोट काउंट नहीं होगा, तब्दीली कैसे लाएगी सर हुकूमत? डॉक्टर साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा है, लेकिन इससे पहले जो सवाल इफ्तिखार साहब ने किया था और जो डॉक्टर फरूख सलीम साहब ने उसका जो जवाब दिया, तो मैं भी आपकी इजाजत हो तो थोड़ा सा कमेंट कर दूं। जरूर। गो के मईशत उस तरह से तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि डॉक्टर फरूख सलीम से कि गालिबन लग ये रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि ये प्राइवेटाइजेशन जो है ये हल है इस सारे क्राइसिस का जिसकी तरफ हम जा रहे हैं या जिस डिफॉल्ट का हमें खतरा लग रहा है। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन जिस हुजम की प्राइवेटाइजेशन उनके ज़हन में है, मैं समझता हूं कि ये तो 100 साल में भी हम अचीव नहीं कर सकेंगे गालिबन। इस पे भी मैं चाहूंगा कि जब मैं आपको आपके सवाल का जवाब दे दूं तो फरूख सलीम साहब से इस पे जरूर पूछ लीजिएगा, बिकॉज हम चाहते हैं कि इस पे भी हमें कुछ हमारी इल्मियत में इजाफा हो जाए। अब मैं आता हूं डॉक्टर साहब आपके सवाल की तरफ। यहाँ पे एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है जिसका इशारा अभी इफ्तिखार साहब ने भी किया है। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो पिछले 50 साल में, यानी 73 में ये आइन आया है, तो 2023 अब आने वाला है, यानी 50 साल होने को है पाकिस्तान के आइन को। पिछले 50 साल में कभी ये नहीं हुआ कि सूबे का इलेक्शन और वक्त हो और वफाक का इलेक्शन और टाइम पे हो, या मुख्तलिफ सूबों के इलेक्शन मुख्तलिफ औकात में हो। जनरल इलेक्शंस जिसको हम बोलते हैं, जनरल का मतलब ही ये है कि सारे इलेक्शंस इकट्ठे होने चाहिए, लेकिन जो लैंग्वेज है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके तहत जनरल इलेक्शन जो है उसको अगर हम बाइफरकेट कर लें कि सूबे का जनरल इलेक्शन अलहदा कर दें और वफाक का अलहदा कर दें, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? और उससे जो कबाहतें पैदा होंगी, जो मुश्किलें पैदा होंगी, और एक प्रॉब्लम जो है, एक अबनॉर्मेलिटी जो वो पॉइंट आउट की है
इफ्तिखार साहब ने, बिल्कुल वो इफ्तिखार अहमद साहब ठीक कह रहे हैं, मैं उनसे उस चीज पे भी एग्री करता हूं। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि अगर आप इस तरह करेंगे कि सूबे में सोचेंगे कि इलेक्शन पहले हो जाए और वफाक में बाद में हो, तो ये जो कन्वेंशन है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का, दुनिया की हर कॉन्स्टिट्यूशन के कन्वेंशन होते हैं। बरतानिया में चूंकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वहां सरीहन कन्वेंशन है। जहां पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहां मेजर पोर्शन जो है वो आइन के टेक्स्ट से फॉलो होता है, और कुछ थोड़े से जो सब्जेक्ट्स हैं वो कन्वेंशंस पे चलते हैं। वो हिंदुस्तान में भी कन्वेंशन है, वो पाकिस्तान में भी है। ये मुसल्लमा कन्वेंशन है कि पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन होगा तमाम असेंबलीज का 5 साल के बाद होगा। लिहाजा अगर केयर टेकर्स आ जाते हैं और असेंबली डिसॉल्व हो जाती है केपीके में, तो वो इलेक्शन 3 माह बाद नहीं होगा, फिर वो 6 माह बाद होगा। और चूंकि ये जो केयर टेकर्स की मुद्दत इतनी हो नहीं सकती, तो लिहाजा गवर्नर साहब ये रिपोर्ट भेज सकते हैं सदर पाकिस्तान को कि सूबा जो आइन के मुताबिक नहीं चल रहा, और केपीके में भी गवर्नर्स रूल लगाया जा सकता है। और पंजाब में तो इसी वजह से लगाया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने जो कर दिया है वो इतना गैर आईनी है कि सूबा आइन के मुताबिक चल ही नहीं रहा। यहाँ पे भी गवर्नर्स रूल हो सकता है। और ये मैं आपसे आज शेयर करता हूं कि मैंने रिक्वेस्ट की थी चीफ जस्टिस को कि आप फुल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करें, और सारे पीडीएम ने उनको कहा था कि आप फुल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करें। इतना बड़ा मामला था। मैंने उनको कहा कि जस्टिस फायज ईसा के मामले में तो आपने 10 जज बिठाए थे। यहाँ पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का मामला है विच इज मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, तो वहां पे आप क्यों नहीं फुल कोर्ट बिठाते। और मैं आज आपसे कहता हूं कि अगर फुल कोर्ट उस वक्त बैठी होती तो ये फैसला ही ना होता, हमजा शहबाज की हुकूमत आज भी कायम होती। तो ये तो एक मैं बता रहा हूं आपको कि होना क्या चाहिए था। लेकिन अब चूंकि सूबा आइन के मुताबिक आज भी नहीं चल रहा, तो गवर्नर्स रूल का ऑप्शन जो है वो बिल्कुल अवेलेबल है। लेकिन ये जो मैं बात कर रहा हूं ये मैं अपनी जाती राय में कर रहा हूं, मेरा जाती ये मौकफ है। हुकूमत ने इस तरह का कोई फैसला एज सच नहीं किया, और इसलिए ये मत समझा जाए कि चूंकि मैं आजकल हुकूमत का हिस्सा हूं तो मैं ये बात हुकूमत की इमा पे कर रहा हूं। ये मैं हुकूमत की इमा पे नहीं कर रहा, ये मैं एज ए लीगल एक्सपर्ट आपके सामने रख रहा हूं, और ये मेरी एज ए राय है एज ए लीगल एक्सपर्ट। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त एक छोटे से ब्रेक पे जाऊंगा, और ब्रेक के बाद आता हूं, फिर इफ्तिखार अहमद साहब से इस पे कमेंट्स लूंगा और एक और अहम सर सामने रखता हूं। छोटा सा ब्रेक नाज़रीन। वेलकम बैक जी। इफ्तिखार अहमद साहब, इरफान कादरी साहब ने आपका जवाब वाज़ेह तौर पर दे तो दिया है कि 2 असम्बली जो पीटीआई वाले कह रहे हैं कि अलग अलग इलेक्शन नहीं हो सकता। इस पे आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो देना चाहें दें। लेकिन एक चीज़ और भी रखना चाहता हूँ आपके सामने सर, कि ये जो अपॉइंटमेंट्स ऑफ आर्मी चीफ है, इसको ख़ुद सियासतदान इतना हैजान कैफियत बना देते हैं सर, कि जिसकी बुनियाद पर सियासी अदम इस्तेहकाम होता है और इसका बराह रास्त इफ़ेक्ट मईशत पे भी होता है। क्या कहेंगे इफ्तिखार अहमद साहब? लेकिन जहाँ तक इरफान कादरी साहब ने बात की है ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान में देखें कि वहाँ पे ग़ालिबन फिर उस कन्वेंशन पर काम नहीं हो रहा। वहाँ पे सूबों में इंतखाबात का सिलसिला जारी रहता है, वफाक में इंतखाब का सिलसिला उसका जारी नहीं रहता। लेकिन पाकिस्तान में जो सूरत हाल इस वक्त मौजूद है, ये एक बहुत मनसूबे के तहत सब कुछ हो रहा है। मगर आप तसव्वुर करें कि 2 सूबों के अंदर इंतखाबात हो जाते हैं और वहाँ पे पीटीआई को अक्सरियत मिल जाती है, और वो अक्सरियत मिलती है 5 साल के लिए। और आपकी कौमी असम्बली जैसा मैंने कहा कि ख़त्म हो जाएगी किसी वक्त, तो फिर लोग सोचेंगे कि हम उस पार्टी का टिकट क्यों ना लें जिसके पास उन सूबों में अक्सरियत है। इस सवाल का जवाब क्या है? क्योंकि कानूनी तौर पे पाबंदी तो कोई नहीं है, और उनका गेम प्लान सारा का सारा ये लगता है कि इस क्राइसिस को और डीप किया जाए, क्योंकि जो 10 साल अपना हुकूमत करने की ख्वाहिश उनकी है, तो तभी उसमें इनको कामयाबी हो सकती है कि वो दोनों जगह पे कामयाबी हासिल सूबों में करके एक और दबाव पैदा करें कि कौमी असम्बली के जो इंतखाबात हैं उस पर वो असरअंदाज हो सके।
इसका मुझे जवाब चाहिए मंजूर कादरी साहब से। बाकी बातें तो सियासी होती रहेंगी, चलती रहेंगी। चलें, मैं इरफान कादरी साहब से इसका जवाब लेता हूं और उसके बाद फिर जो इरफान कादरी साहब ने सवाल किया है वो मैं डॉक्टर फारूक सलीम साहब से लूंगा। इरफान कादरी साहब, इफ्तिखार अहमद साहब अपनी जगह अभी भी खड़े हैं। वो कहते हैं कोई कानूनी रुकावट नहीं है 2 सूबों में इलेक्शन हो जाए 5 साल के लिए। नहीं, बिल्कुल रुकावट है। यही तो मैंने आपको बताया है कि ये 50 साल में जो कन्वेंशन होती है ना किसी कॉन्स्टिट्यूशन के, वो भी आइन का हिस्सा बन जाते हैं। कुछ चीजों में आइन साइलेंट होता है, उसका ये मतलब नहीं होता कि जहां साइलेंट है वहां कन्वेंशंस को फॉलो नहीं किया जाएगा, बल्कि जहां साइलेंट हो वहां कन्वेंशंस को फॉलो किया जाएगा। और ये एक मुसल्लमा कन्वेंशन बन चुकी है कि जनरल इलेक्शंस पाकिस्तान में सेम टाइम पे होते हैं। सर जी सर, सवाल ये पैदा होता है कि अगर कल असेंबलियां सूबाई तोड़ दी जाए तो उनका जो इलेक्शन होगा उस इलेक्शन का नतीजा कितने दिनों के लिए होगा? मतलब वो चंद महीनों के लिए इलेक्ट होंगी या 5 साल के लिए इलेक्ट होंगी? पहले मेरे सवाल का जवाब दें, फिर हम दूसरे सवाल का जवाब ढूंढ लेंगे। बड़ा अच्छा आपका सवाल है। अगर असेंबलियां डिसॉल्व हो जाती हैं तो सूबों को इलेक्शंस तभी होगा जब कौमी असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेगी, और इन द मीन टाइम गवर्नर रूल जो है वो लगा दिया जाएगा। कैसे हो सकता है? क्योंकि वरना सूबा जो है ना वो समझा जाएगा कि वो आइन के मुताबिक नहीं चल रहा। प्रैक्टिकल नहीं है इस तरह करना। सर, हम इसे बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल कर सकते हैं? ये जो कन्वेंशन की बात आप कर रहे हैं, ये डॉक्टर साहब, ये इसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात ही नहीं है। इसमें बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट्स अ वर्केबल डॉक्यूमेंट। इम्प्रैक्टिकलिटीज जब आती हैं, जबकि इम्प्रैक्टिकलिटीज की वजह से सूबा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है अपनी जगह से हिल जाती है, तो फिर गवर्नेंस रूल उसके लिए प्रोवाइड किया गया है। फिर गवर्नेंस रूल तब तक रहेगा जब तक के जनरल इलेक्शंस का टाइम नहीं आ जाता। अच्छा, ये टाइम लिमिट कोई नहीं है? मसलन जब तक जनरल इलेक्शंस मरकज का आ जाए उस वक्त गवर्नर रूल्स जो है वो खत्म किया जाएगा। टाइम लिमिट पे सुन लें, टाइम लिमिट पे ये है कि आर्टिकल 254 में लिखा हुआ है तो आइन में अगर कोई चीज एक सर्टेन मुद्दत में होनी है और वो उस मुद्दत में अगर नहीं भी होती तो फिर भी वो होगी। तो यहाँ पे मुद्दत तो दी हुई है कि 3 माह में होंगे इलेक्शंस, लेकिन अब चूंकि वो प्रैक्टिकेबल भी नहीं है, फीजिबल भी नहीं है, तो लिहाजा उस वक्त होंगे जब ये फीजिबल होंगे। इन द मीन टाइम कॉन्स्टिट्यूशन रास्ता बता रही है कि आप गवर्नेंस रूल लगा दें, ताकि अगर सूबा जो आइन के मुताबिक नहीं भी चल रहा तो गवर्नेंस रूल में फिर वो आइन में चूंकि प्रोवाइडेड है गवर्नेंस रूल, तो वो आप लगा दे और सूबा समझा जाएगा कि आइन के मुताबिक चल रहा है। सर, अगर पीटीआई वालों को ये खबर चली गई कि गवर्नर रूल लग जाएगा तो फिर तो जनरल इलेक्शन जब होगा मरकज का, उस वक्त गवर्नर अगर मरकज का होगा तो फिर तो नुकसान तो बहुत बड़ा पीटीआई वालों को होगा। मैं ज़रा वो सवाल पूछ लेता हूँ डॉक्टर आपके फारूक सलीम साहब से जो इरफान कादरी साहब ने उठाया है। जी डॉक्टर फारूक सलीम साहब, उन्होंने कहा था कि आपका जवाब है प्राइवेटाइजेशन, तो प्राइवेटाइजेशन के हवाले से तो फिर ये 100 साल तक वो कहते हैं नहीं हो पाएगा। आप क्या कहते हैं इस पे? जी, सवाल उम्दा है। इरफान कादरी साहब का जवाब 2 हिस्सों में देता हूँ। देखिए, पहला तो ये है कि हमारा जो प्राइवेटाइजेशन का कानून है उसमें ये लिखा है कि जो भी प्राइवेटाइजेशन होगी 90% उसमें से पुराने कर्जा जात उतारे जाएंगे और 10% जो है वो गुर्बत दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो प्राइवेटाइजेशन के ऑलरेडी जो प्रोसीड हैं उसका कानून में दिया गया है कि वो कहाँ इस्तेमाल की जाए। विफाकी हुकूमत के पास इस वक्त कोई 195 रियासती इदारे हैं जो साल का लगभग 2000 अरब का नुकसान करते हैं। अगर उनकी प्राइवेटाइजेशन कर दी जाए तो हमारा जो टोटल बैरूनी कर्जा है 135 अरब डॉलर का, वो लगभग 30 से 40% कम हो जाएगा प्राइवेटाइजेशन के नतीजे में। और 100 हेलो जी बोलिए सर, बोलिए जी। 195 इदारे हमने प्राइवेटाइज करने हैं। वियतनाम में 2010 और 8 के दरमियान में 2 सालों के अंदर कोई 5000 इदारे, रियासती इदारे प्राइवेटाइजेशन कर दिए थे। तो अमलन अगर सियासी नीयत इकट्ठी हो जाए तो बाकी ममालिक ने हमसे कहीं ज्यादा प्राइवेटाइजेशन की है और वो 2 सालों के अंदर 5000 इदारे प्राइवेटाइज किए हैं। हमने सिर्फ 195 इदारे करने। ठीक है सर, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।